दोस्तों नमस्कार। आज हम क्लास 8th के साइंस के सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे, जो है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। अध्याय 2। आपने अपने आसपास के स्थानों एवं पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को सर्वाधिक आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या हैं? यह कहाँ से आई हैं? क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि हम मिट्टी तत्व एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। यह वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 और 2.4 में दिखाए गए हैं। विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म जीव सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु, वायरस चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो एवं खसरा भी वायरस विषाणु के द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु एंड चित्र 2.2 में स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोनोमस, अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम एंड राइजोपोस, ब्रेड गोल्ड, पेंसिलियम, एपरसिलिजिलम। मित्रवत सूक्ष्म जीव, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होते हैं, उनको हम मित्रवत सूक्ष्म जीव कहेंगे। हम 2.2 देखते हैं, जहाँ सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। ओके, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों के रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन है? सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि
का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड बनाना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपने माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। क्यों? हुआ ना आश्चर्य? दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसमें दही में परिवर्तन कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज़, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। इससे इडली एवं डोसा बनता है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है। इसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। आप पिक्चर 2.46 में देख सकते हैं, खमीर द्वारा उठी हुई मैदा और यीस्ट पाउडर के साथ मैदा, ये मिलाने पे ये फूल जाती है। नेक्स्ट, सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने का कारण है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। जैसे 500 ml का बीकर लें, इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए, 2-3 चम्मच चीनी डालिए और आधे चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। 4-5 घंटे के बाद उष्ण स्थान पर ढक कर रख दीजिए, गर्म जगह। अब आप इसको सूंघ कर देखिए तो इसमें अल्कोहल की सुगंध आ रही है। तो लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। फर्मेंटेशन। ओके। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं तथा यह पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग के नियंत्रण में भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाएं लेनी चाहिए तथा
उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक समय उस समय पे लेंगे जब आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। वैक्सीन, टीका। छोटे बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है, तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका, वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके, वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण का विज्ञापन पल्स पोलियो देखा होगा। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पिक्चर 2.7 में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल। पर्यावरण का शुद्धिकरण। आपने अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों से ने घरों एवं बगीचों से पत्तियों एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसे निपटान के लिए बनाए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन हो जाने पर यह खाद में परिवर्तित हो गई। पहेली और बूझना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है? क्या आपको दो गमले लीजिए, एक में ए और एक को बी चिन्हित कर दीजिए। ए गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच की बोतलें डालिए और बी में पौधों का कचरा डालिए। क्या आपको दोनों मामलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या आप अंतर परिलक्षित कर पाएंगे? आप देखेंगे कि गमला बी के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला ए के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में किस प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर पाए। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देख सकते हैं। आप देखते हैं कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं।
इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक भी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण जैसे हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाले वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? अध्यापक हमें ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दें? इसलिए कि ताकि मच्छर ना आने पाएँ और हम मलेरिया और डेंगू जैसे रोगों से बच सकें। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। क्षय रोग कैसे, जिसको टीबी ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, वो जीवाणु से होता है और संचरण का तरीका वायु है। खसरा वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है और पोलियो भी वायरस से होता है। ये वायु से सीधे संपर्क में आने पर, और पोलियो जल से भी हो सकता है। ऐसे रोगों से बचने के लिए रोगी व्यक्ति से पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों को अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। हैजा जीवाणु से फैलता है। टाइफाइड भी जीवाणु से फैलता है। ये कैसे हैजा जल और भोजन से फैलता है, टाइफाइड जल से फैलता है। इसके बचाव क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। भली भांति पके भोजन करना चाहिए। उबला पेयजल एवं टीकाकरण करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है और ये जल से फैल सकता है। उबले हुए पेयजल का उपयोग करना चाहिए। टीकाकरण करवाना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है और ये मच्छर ले आते हैं, तो मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए और मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी एक जगह एकत्र नहीं होने देना चाहिए।
मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने वाले कुछ उपायों को हम देख लिए। अब हम देखते हैं जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। हम यहाँ देख सकते हैं पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। इसमें तालिका में हम आगे देख सकते हैं कि नींबू कैंकर सूक्ष्मजीव जीवाणु से होता है और संचरण का तरीका वायु है। गेहूं की रस्ट कवक से होती है, वायु एवं बीज से संचरण होता है इसका। भिंडी की पीत वायरस से होता है और इसका फैलने का तरीका कीट है। तो खाद्य विषाक्तन फूड पॉइजनिंग को हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।